मैं आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, साझेदारी का पुनर्गठन, और सवाल देखे थे। स्वाध्याय में आगे सवाल की ओर हम आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 8, राजू, हसू और संजू 5-4-3 के अनुपात में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। समस्त साझेदार मिलकर लाभ हानि वितरण का प्रमाण बदलकर नया प्रमाण 2-2-1 निश्चित किया है। इस माहिती पर से लाभ का प्रमाण ज्ञात करना है। सबसे पहले हमको 5-4-3 ये कौन सा भाग दिया है? पुराना भाग। यहाँ लिखेंगे हम लोग पुराना भाग, और नया कितना है भविष्य में? 2-2-1, यानी ये हो गया हमारा नया भाग। अब यहाँ हम फिर से क्या करेंगे, इसको प्लस करते हैं। 5 और 4 9, 9 और 3 कितने हो जाएंगे? 12। 5/12, 4/12 और 3/12। 2 2 4 और 1 कितने हो जाएंगे? 5। 2/5, 2/5 और 1/5। क्या निकालना है? लाभ का प्रमाण। नए में से क्या करना है? पुराना भाग हमें घटाना है। फिर निकालेंगे राजू का लाभ। नया भाग राजू का कितना है? 2/5। पुराना कितना है? 5/12। यह खास ध्यान रखना, क्योंकि अगर ये आगे पीछे हो गया तो पूरा उत्तर हमारा गलत हो जाता है। इसलिए नया और पुराना भाग खास ध्यान से लिखना है आप लोगों को। अब हम यहाँ पर गुणा करते हैं। 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 5 25। 24 में से 25 गए तो यहाँ उत्तर 25 बड़ा है, माइनस में आंसर आएगा 1/60। पहले भी मैंने आपको बताया था, यदि लाभ निकालते समय उत्तर माइनस में आए तो क्या माना जाएगा? त्याग माना जाएगा। उसी प्रकार निकालेंगे हम हसू का लाभ। हसू का नया अनुपात कितना है? 2/5। हसू का पुराना अनुपात कितना है? 4/12। तो 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 5 चौक 20। 24 में से 20 गए तो क्या आ जाएगा? 4/60। उत्तर आपका कैसे आया? प्लस में, तो क्या माना जाएगा? लाभ माना जाएगा। इसी प्रकार निकालेंगे हम लोग संजू का। संजू का लाभ का प्रमाण। संजू का लाभ कितना है? नया 1/5। पुराना कितना था? 3/12। 12 पचे 60, 12 एकम 12, 5 तियाँ 15। अब यहाँ हम देख रहे हैं 12 में से 15 गए, कैसी कौन सी बाकी बड़ी है? 15 बड़ा है, माइनस बाकी बड़ी है, तो 3/60। उत्तर कैसे आया? माइनस में, तो क्या माना जाएगा? त्याग। जैसे मैंने आगे भी कहा था आपको, आपका उत्तर आपके प्रश्न में ही मिल जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस और माइनस का 3, 1 और 3 कितने हो गए? माइनस के 4, और प्लस का भी क्या हो गया? 4। राजू ने 1 भाग का त्याग किया, संजू ने 3 भाग का त्याग किया, जो किसे मिल गया? हसू को। तो यहाँ पर आपको उत्तर इसी के अंदर प्राप्त हो जाएगा। सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रवीण, महेंद्र और अरविंद, उनके लाभ हानि वितरण का प्रमाण दिया है 5-2-2। सभी साझेदारों ने मिलकर लाभ हानि वितरण का प्रमाण बदलकर नया प्रमाण, यहाँ पे हमको अनुपात में दे दिया है 2/9, 3/9 और 4/9 निश्चय किया है। इस सूचना पर से हमें क्या करना है? त्याग के सूत्र से ज्ञात करना है कि साझेदार ने कितना त्याग किया है। यहाँ हमें निकालना है त्याग। यहाँ ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है पुराना भाग, भविष्य में बांटेंगे, वो हो गया हमारा नया भाग। अब 5 और 2 7 और 2 कितने हो जाएंगे? 9। तो 5/9, 2/9 और 2/9। अब हमें निकालना है प्रवीण का त्याग। क्या चाहिए? पुराना। पुराना भाग कितना? 5/9 माइनस नया कितना? 2/9। 5/9 यानी 5 में से 2 गए, सीधा करेंगे। अगर हम दोनों का हर कैसा है बेटा? समान है, तो सिंपल हो जाएगा हमारा। यहाँ में क्या करना है? 5 में से 2 घटा देना है, तो कितना बचेगा यहाँ पर? 3/9। उत्तर कैसे आया? प्लस में, तो क्या मानेंगे? त्याग। इसी प्रकार निकालेंगे हम महेंद्र का। महेंद्र का पुराना अनुपात कितना है? 2/9। नया है 3/9। समान है, यानी एलसीएम नहीं लेंगे हम, यहाँ पे लेंगे तो 9 और 9 का एलसीएम क्या निकलेगा? 9 ही आएगा। तो 2 में से क्या करना है हमको? 3 घटाना है।
तो 2 में से 3 गया तो उत्तर कैसे आएगा, -1/9। माइनस में उत्तर आएगा तो क्या मानेंगे, इसको हम लोग लाभ मानेंगे। इसी प्रकार हमें निकालना है अरविंद का पुराना अनुपात कितना है, 2/9 और नया है हमारे पास में 4/9। एलसीएम निकालेंगे तो 9 और 2 में से क्या करना है, 4 घटाना है तो माइनस का 2/9। उत्तर माइनस में आया तो क्या मानेंगे, लाभ मानेंगे। यहाँ देखेंगे हम लोग माइनस में 1 माइनस में 2 यानी -3 हो गए और यहाँ प्लस में क्या हो गया, 3 हो गया। जितना त्याग होगा उतना ही क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। अब इस चैप्टर का हम मुख्य पॉइंट पढ़ेंगे बेटा, हमारे लिए खास पॉइंट है जो हमारे चैप्टर 5 और 6 में हमें अच्छे नंबर दिला सकता है और ख़ास हमें ध्यान रखना है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी सामान्य रूप से साझेदारी पेटी का जब हम पुनर्गठन करते हैं तब सभी संपत्ति और दायित्व का क्या करते हैं हम लोग, पुनः मूल्यांकन करते हैं। और पुनः मूल्यांकन के समय संपत्ति और दायित्व का जो हम पुनः मूल्यांकन करते हैं उसमें होने वाली कमी वृद्धि को दर्शाने के लिए पेढ़ी की बही में खाता दिया गया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पुनः मूल्यांकन खाता। यह पुनः मूल्यांकन खाते को हम दूसरे नाम से लाभ हानि समायोजन के नाम से भी जानते हैं। तो क्या परीक्षा में पूछा जाता है कि पुनः मूल्यांकन खाता किसे कहते हैं और इसका दूसरा नाम क्या है। खास ध्यान रखना कि संपत्ति और दायित्वों में होने वाली क्या मात्र कमी और वृद्धि, संपूर्ण रकम नहीं, क्या कमी और वृद्धि को दर्शाने के लिए पेढ़ी की बही में जो खाता बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पुनः मूल्यांकन खाता कहते हैं। और इस पुनः मूल्यांकन खाते का दूसरा नाम है लाभ हानि समायोजन खाता। अब पुनः मूल्यांकन खाता जो हमने उधार जमा के नियम हम जो पढ़ते आ रहे हैं कॉमर्स के अंदर, 11th में पढ़ा, 12th में भी हम पढ़ रहे हैं कि हमेशा लाभ हमेशा क्या होता है, जमा होता है और हानि और खर्च हमेशा क्या होता है, उधार होता है। तो इस पुनः मूल्यांकन खाते में भी हम क्या करते हैं, जो संपत्ति और दायित्व का हम पुनः मूल्यांकन बाजार कीमत फिर से जब निकालते हैं तो अगर संपत्ति में वृद्धि होती है, खास ध्यान रखना, संपत्ति में वृद्धि तो पुनः मूल्यांकन खाता क्या हो जाएगा, जमा। संपत्ति जमीन, मकान, फर्नीचर, वाहन, स्टॉक, ये सब हमारी संपत्ति है जो आपने पढ़ी है, दृश्य अदृश्य संपत्तियाँ। अगर इसमें वृद्धि होती है तो पुनः मूल्यांकन खाता जमा। कितनी बार ऐसा होता है कि पेढ़ी में कोई संपत्ति लिखना रह जाती है तो संपत्ति बढ़ती है तो क्या बढ़ेगा, लाभ। लाभ बढ़ेगा तो क्या होगा, पुनः मूल्यांकन खाता जमा। यानी लाभ हो, कोई आय हो तो पुनः मूल्यांकन खाता क्या करते हैं हम लोग, जमा करते हैं। उसी प्रकार कोई हानि है, कोई खर्च है, कोई कमी हो रही है तो पुनः मूल्यांकन खाता क्या करेंगे हम लोग, उधार करेंगे। तो जमा पक्ष में संपत्ति में वृद्धि, नहीं लिखी संपत्ति, कितनी बार मिलना बाकी आय होती है हमारी, मिलना बाकी वेतन, मिलना बाकी कमीशन, ये सब जो भविष्य में मिलना बाकी है ये भी हमारी क्या है, संपत्ति है। अगर संपत्ति में वृद्धि होती है तो लाभ बढ़ता है और लाभ बढ़ता है तो पुनः मूल्यांकन खाता जमा होता है। इसी प्रकार कोई खर्च हमने पहले से ही चुका दिया तो भविष्य में हमें चुकाना पड़ता नहीं है। अग्रिम चुकाया वेतन, अग्रिम चुकाया बीमा, इस तरह कितने प्रकार के हमारे खर्च होते हैं जो हम पहले से ही चुका देते हैं तो ये भी हमारी क्या बन जाती है, संपत्ति हो जाती है जो लाभ में वृद्धि करता है। इसी प्रकार दायित्व में कमी, खास करके आपको आएगा लेनदार में कमी। कितनी बार ऐसा होता है कि जिसके पास से हमने उधार माल खरीदा होता है उस व्यक्ति से हम दोबारा जब कंफर्म करने जाते हैं कितनी रकम चुकानी है तो हमें कुछ छूट छाट दे देता है। माना कि पहले हमको लेनदारों को 20,000 चुकाने थे पर उन्होंने कहा कि 15,000 चुकाओगे तो भी चलेगा, तो 5,000 हमारा क्या हो गया, लाभ हुआ। लाभ में क्या हुई, वृद्धि। दायित्व में क्या हुई, कमी। तो पुनः मूल्यांकन क्या हो जाएगा, जमा। इसी प्रकार संपत्ति में कमी तो क्या होगा, रोजनामचा पुनः मूल्यांकन खाता उधार संपत्ति खाते का। दूसरा डूबत अनामत है, देनदार बट्टा अनामत है, दायित्व में वृद्धि है, कोई भी खर्च चुकाना बाकी है। यानी पुनर्गठन यानी पुनः मूल्यांकन करते समय यदि किसी खर्च में वृद्धि होती है, दायित्व में वृद्धि होती है तो पुनः मूल्यांकन खाता क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा। इसी प्रकार सभी खर्च और आय को लिखने के बाद दोनों पक्ष का हम योग करेंगे। यदि हमारे पास में जमा बाकी आती है तो वो कहलाता है लाभ।
लाभ कहाँ ले जाएंगे? पूंजी और चालू खाते के जमा पक्ष में। कैसे बांटेंगे? उनके लाभ हानि वितरण के पुराने अनुपात में। उसी प्रकार कितनी बार ऐसा होता है कि उधार बाकी आती है, उधार बाकी आए तो क्या हो जाएगी? हानि, और हानि हम कहाँ ले जाएंगे? पूंजी या चालू खाते के उधार पक्ष में। और साझेदारों के बीच में क्या करना है? पुराने अनुपात में बांट देना है। इसके बारे में जानकारी हम आगे के सवाल में प्राप्त करेंगे। एक और पॉइंट है हमारे पास बेटा जो वेरी मोस्ट टाइम भी पॉइंट है, आगे चैप्टर नंबर 7 में भी यह प्रश्न आता है और चैप्टर नंबर 4 में भी है, तो खास हम ध्यान देंगे इसको कि अनामत और के मतलब साझेदारों के बीच में एकत्रित लाभ और अनामत का वितरण किस प्रकार होता है। तो हमेशा जब भी हम पुनः मूल्यांकन या पुनर्गठन करते हैं तो जो लाभ हानि खाता, सामान्य अनामत, पूंजी अनामत, अनामत भंडोल, आकस्मिक अनामत, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड, विनियोग वदगट फंड, ये पुराने साझेदारों ने अपने लाभ में से कुछ हिस्सा भविष्य के लिए बचा के रखा होता है, जो कि हमारा क्या होता है? एकत्रित लाभ होता है। जब हम लोग पुनर्गठन करते हैं तो वह लाभ पुराने साझेदारों के बीच उनके पुराने अनुपात में उन्हें क्या कर देते हैं? हम लोग बांट देते हैं। कैसे बांटेंगे? लाभ हानि के पुराने अनुपात में। उसी प्रकार कुछ खर्च भी हैं हमारे पास में जो हमें क्या करना है? पुनर्गठन के समय उन्हें बांट देना है। खर्च बांटेंगे तो पूंजी खाता उधार, लाभ बांटेंगे तो पूंजी खाता जमा। तो खर्च में यानी प्रसारित महसूली खर्च है और लाभ हानि खाते की उधार शेष है। जमा शेष शुद्ध लाभ कहलाता है और लाभ हानि खाते की उधार से शुद्ध हानि कहलाती है। हानि से क्या होता है? पूंजी में कमी होती है, इसलिए पूंजी खाता हम क्या कर देते हैं? उधार करते हैं। इस तरह हमारे पास 4 खर्च हैं। लाभ हानि खाते की उधार से विज्ञापन अभियान खर्च है, संशोधन विकास खर्च है और कोई भी अपलिखित नहीं किए गए अन्य महसूली खर्च है। इन 4 से हम क्या करते हैं? बांटते समय पुराने अनुपात में चालू खाता या पूंजी खाता उधार करके और यह खर्च खाता हम क्या कर देते हैं? जमा कर देते हैं। एक मुख्य पॉइंट हमारा आता है कारीगर लाभांश फंड। ये भी जमा बाकी है, फंड भी है, परंतु यह पेढ़ी का क्या है? दायित्व है। ध्यान रखना, यह पेढ़ी का दायित्व या जिम्मेदारी है, इसलिए साझेदारों के बीच हम क्या करते हैं? इसको कभी बांटते नहीं हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह आपको ये सारे पॉइंट खास याद रखने हैं जो आने वाले चैप्टर में भी आप लोग को बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे, इसलिए आप लोग इसका ज़रूर से रिवीजन कीजिएगा और इसे याद कीजिएगा। धन्यवाद।